नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम हिंदी अनुवाद के बहुविकल्पी प्रश्नों का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपका यह प्रैक्टिस सेट पारिभाषिक शब्दावली, पुनरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा पर आधारित है। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसके द्वारा पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है? ए है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा ही पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों का विकास किया गया है। दोस्तों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन 1961 में किया गया था और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संप्रदाय का मानना है कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के लिए अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को यथास्थिति अपना लेना चाहिए? ए है पुनरुत्थानवादी संप्रदाय, बी है आदानवादी संप्रदाय, सी है समन्वयवादी संप्रदाय और डी है प्रयोगवादी संप्रदाय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आदानवादी संप्रदाय, यानी आदानवादी संप्रदाय। इसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीयतावादी भी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का मानना है कि हिंदी में जो पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है उसको अंग्रेजी से और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जाती है उसको उसी रूप में अपना लेना चाहिए, ताकि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग पद्धति से निर्मित शब्द है? यानी कौन सा शब्द उपसर्ग पद्धति के द्वारा निर्मित किया गया है? ए है अनुशासन, बी है भौतिकी, सी है क्षेत्रीय और डी है घोषणा पत्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी अनुशासन, यानी अनुशासन जो है उपसर्ग पद्धति के द्वारा निर्मित शब्द है। उपसर्ग पद्धति में दोस्तों शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगाया जाता है, शब्द के आरंभ में। जैसे यहाँ शासन शब्द है और अनु जो है उपसर्ग है, यानी अनु उपसर्ग जो है शासन शब्द के आरंभ में लग करके अनुशासन का निर्माण किया है, अनुशासन का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एढ़ाक का अर्थ क्या है? यानी एढ़ाक को हिंदी में क्या कहते हैं? ए है समर्थ, बी है तदर्थ, सी है अर्थ और डी है लिप्यर्थ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी तदर्थ, यानी एढ़ाक को हिंदी में तदर्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रस्टी का हिंदी रूपांतर क्या होता है? ए सन्यासी, बी है प्रवासी, सी है न्यासी और डी है विन्यासी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी न्यासी, यानी ट्रस्टी को हिंदी में न्यासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली वह कच्चा माल है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है, यह कथन किसका है? ए भोलानाथ तिवारी, बी है पृथ्वीनाथ पांडे, सी है देवेंद्रनाथ शर्मा और डी है देवकी नंदन ठाकुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी देवेंद्रनाथ शर्मा, यानी पारिभाषिक शब्दावली वह कच्चा माल है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है, यह कथन देवेंद्रनाथ शर्मा का है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा, सी है डॉक्टर DS कोठारी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी डॉक्टर DS कोठारी, यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। अगला प्रश्न है कि डिफामेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ए है मानहानि, बी है प्रतिवादी, सी है कमी और डी है घाटा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी मानहानि, यानी डिफामेशन को हिंदी में मानहानि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय का मानना है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण संस्कृत से किया जाना चाहिए? ए है पुनरुत्थानवादी संप्रदाय, बी है आदानवादी संप्रदाय, सी है समन्वयवादी संप्रदाय और डी है प्रयोगवादी संप्रदाय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पुनरुत्थानवादी संप्रदाय, यानी पुनरुत्थानवादी संप्रदाय का मानना है कि हिंदी में जितने भी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाना चाहिए वो सभी संस्कृत से किया जाना चाहिए। दोस्तों, पुनरुत्थानवादी संप्रदाय को राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनुवाद की जांच और परिमार्जन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ए है अनुरीक्षण, बी है पुनरीक्षण,
सी है मूल्यांकन और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पुनरीक्षण। यानी एक व्यक्ति अनुवाद कर चुका है और दूसरे के द्वारा यानी पुनरीक्षक के द्वारा अनुवाद की जांच करना और जांच में जो कमियां पाई जाती हैं उसका परिमार्जन करना पुनरीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षक निम्न में से क्या करता है। यानी पुनरीक्षण जब किया जाता है, यानी पुनरीक्षण पुनरीक्षक के द्वारा किया जाता है और पुनरीक्षक जब पुनरीक्षण करता है तो निम्न में से क्या करता है। ए है अनुदित पाठ का अवलोकन करता है, बी है मूल पाठ से तुलना करता है और सी है अपेक्षित संशोधन करता है, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी जो पुनरीक्षक होगा पुनरीक्षण करते समय वह अनुदित पाठ का अवलोकन करता है, यानी जो अनुवाद किया हुआ पाठ है उसको देखता है और मूल पाठ से उस अनुदित किए हुए पाठ की तुलना भी करता है और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसमें अपेक्षित संशोधन भी करता है। यानी पुनरीक्षक जो है ये तीनों काम करता है। यानी आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुवाद का पुनरीक्षण किया जाता है ये शिल्प के स्तर पर, बी है कथ्य के स्तर पर, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों। यानी अनुवाद का पुनरीक्षण शिल्प के स्तर पर भी किया जाता है और कथ्य के स्तर पर भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे अनुवाद प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। यह पुनरीक्षण, बी है मूल्यांकन, सी है समीक्षा और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी पुनरीक्षण। यानी पुनरीक्षण को अनुवाद प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ये अनुवाद प्रक्रिया का एक अंग होता है। बाकी न तो मूल्यांकन को शामिल किया जाता है और न ही समीक्षा को शामिल किया जाता है। मूल्यांकन और समीक्षा अनुवाद के पुनरीक्षण होने के पश्चात की क्रिया होती हैं। अगला प्रश्न है, एक पुनरीक्षक में कौन से गुण होने चाहिए। यह विषय का ज्ञान होना चाहिए, बी है भाषा विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए, सी है तटस्थ भाव से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी एक पुनरीक्षक में विषय का ज्ञान होना चाहिए, जिस विषय पे अनुवाद किया गया है और जिस विषय का पुनरीक्षण कर रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, भाषा विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, और पुनरीक्षक को यह भी होना चाहिए कि वो तटस्थ भाव से निर्णय ले सके। यानी निर्णय जो है किसी पक्ष में झुक करके न ले, तटस्थ भाव से निर्णय ले ताकि अनुवाद में उचित संशोधन किया जा सके। अगला प्रश्न है, अनुवाद का परीक्षण करके गुण दोष आदि की जांच करना क्या कहलाता है। यह मूल्यांकन, बी है आलोचना, सी है समालोचना और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी मूल्यांकन। यानी जब अनुवाद का परीक्षण करके उसके गुण दोष आदि का मूल्यांकन किया जाता है, गुण दोष आदि की जांच किया जाता है तो उसे मूल्यांकन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुनरीक्षण और मूल्यांकन में अंतर है। यानी पुनरीक्षण और मूल्यांकन में क्या अंतर है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन में गुण दोष की जांच की जाती है, पुनरीक्षण में सुधार भी किया जाता है। यानी मूल्यांकन में जिन गुण और दोष की जांच की जाती है पुनरीक्षण में उसका मूल्यांकन करके सुधार भी किया जाता है। बी है पुनरीक्षण अनुवाद का अंतिम सोपान है, मूल्यांकन उसके बाद की क्रिया है। सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों। यानी ऊपर के दोनों कथन सही है क्योंकि मूल्यांकन में केवल गुण दोष की जांच की जाती है, सुधार नहीं किया जाता है, और पुनरीक्षण में गुण दोष की जांच करने के बाद उसमें सुधार भी किया जाता है। पुनरीक्षण जो होता है अनुवाद का अंतिम सोपान होता है और मूल्यांकन पुनरीक्षण के बाद होने वाली क्रिया होती है। इसलिए दोनों कथन जो है सही है। यानी दोनों कथन पुनरीक्षण मूल्यांकन में अंतर बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आधार है। यानी अनुवाद के मूल्यांकन करने का मुख्य आधार क्या है। ए है मूलनिष्ठता, बी है पठनीयता, सी है बोधगम्यता और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी जब हम अनुवाद का मूल्यांकन करते हैं तो हम किस किस आधार पर करते हैं कि अनुवाद जो है मूलनिष्ठ होना चाहिए, वो पठनीय होना चाहिए, वो बोधगम्य होना चाहिए, यानी आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। यानी तीनों जो है अनुवाद मूल्यांकन के आधार हैं। यानी ऑप्शन डी सही है आपका, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुवाद कार्य का ऐसा अध्ययन जिससे अनुवाद की गुणवत्ता और स्तरीयता का पता चलता है क्या कहलाता है। ए है पुनरीक्षण, बी है समीक्षा,
सी है अध्ययन और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी समीक्षा। यानी अनुवाद का इस प्रकार से अध्ययन किया जाए कि अनुवाद की गुणवत्ता और उसकी स्तरीयता का पता चले, तो ये समीक्षा कही जाएगी, यानी अनुवाद की समीक्षा कही जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुवाद समीक्षा का सोपान है। ए मूल भाषा तथा लक्ष्य भाषा पाठ का विश्लेषण, बी है दोनों की तुलना, सी है भाषागत विशुद्धता का परीक्षण और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी अनुवाद समीक्षा में समीक्षक क्या करता है, मूल भाषा और लक्ष्य भाषा पाठ दोनों का विश्लेषण करता है और दोनों का विश्लेषण करने के बाद दोनों की आपस में तुलना भी करता है और यह भी देखता है कि भाषा विशुद्ध है कि नहीं है, यानी भाषा की विशुद्धता का भी परीक्षण करता है अनुवाद का समीक्षा करते समय। यानी तीनों जो है अनुवाद समीक्षा के सोपान हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षक भाषा के किस बिंदु पर ध्यान देता है। ए है शब्द चयन, बी है वाक्य विन्यास, सी है व्याकरणिक अशुद्धियां और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी जो पुनरीक्षक होगा वो पुनरीक्षण करते समय शब्दों के चयन पर भी ध्यान देगा कि अनुवादक किस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, वाक्य विन्यास पर भी ध्यान देगा कि अनुवादक जो है किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है, और व्याकरणिक अशुद्धियां हैं तो उन पर भी ध्यान देगा। और पुनरीक्षक ध्यान ही केवल नहीं देगा, इन सब चीजों की कमियों को दूर भी करेगा। यानी आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।